चलिए आज पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। तो कक्षा 10 साइंस में रेखीय आवर्धन देखिए किसको कहते हैं। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वस्तु लेंगे उसका प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से छोटा या बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो चलिए रेखीय आवर्धन में लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और देखिए इस रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को लिखा जाता है आई से और वस्तु की लंबाई को लिखा जाता है ओ से। इसलिए m इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपान ओ। देखिए आई एम इज इक्वल टू होता है आई अपान ओ, और इसका अनुपात है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन है का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए रेखीय आवर्धन के लिए हम लोग सूत्र का निगमन कर रहे हैं। तो रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन है, चाहे यह अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। यहाँ पे लेंस के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन हो रहा है। तो हम उत्तल लेंस पर दिखा देते हैं, लेकिन चाहे यह उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे चलिए हम एक वस्तु रख देते हैं, यहाँ एक वस्तु रख देते हैं ए बी। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, जो प्रतिबिंब पहले बनाते थे सेम वही रूल है। अब इसके बाद यहाँ से सीधे हम प्रकाशिक केंद्र सी से गुजारेंगे और यह सीधे से आ जाएगा। अब इसके बाद से यह आपका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब देखिए जब हम ए बी को वस्तु के सामने रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह ए डैश बी डैश बन रहा है। तो चलिए एक उत्तल लेंस में कंडीशन पढ़े, उसी कंडीशन में से हम एक बना दिए कि वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखे हैं। तो ए बी वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और एक त्रिभुज लेते हैं ए डैश सी बी डैश। ये त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज हम लेते हैं ए सी बी और त्रिभुज ए डैश सी बी डैश। ए सी, चलिए ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 2f1 इधर रहेगा। तो क्योंकि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखे थे तो उसका प्रतिबिंब बना था ये f2 और 2f2 के बीच में बना था। अब इसके बाद से हमने एक त्रिभुज लिया ए सी बी और एक त्रिभुज लिया ए डैश सी बी डैश। अब देखिए यह दो त्रिभुज लिए हैं और दोनों को हमको समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज के तीनों कोण को इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर दिखाना है। तो हम तीनों कोण न दिखा के दो कोण दिखा दें तो भी बराबर होगा। जैसे देख लीजिए अगर हम दो त्रिभुज लेते हैं, अगर यह कोण 60 डिग्री है 60 अंश, यह भी 60 है, यह 50 अंश है, यह 50 अंश है, तो त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब इसको निकालेंगे यानी दोनों को जोड़ के 180 में से घटाइएगा तो 50 और 60 110, 180 में से 110 घटाएंगे तो 70, और इसको भी निकालेंगे तो यह भी आएगा 70। देखिए हमने दो कोण केवल बराबर दिखा दिया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाना है। इसलिए
अब इसके लिए हम इस त्रिभुज के तीन कोण न दिखा के केवल 2 कोण बराबर दिखा दें तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है। तो देखिए यह कोण ए और यहाँ कोण ए डैश, यह दोनों इक्वल होगा क्योंकि यह लंबवत है और लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसके बाद यह कोण और यह कोण इक्वल होगा क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस कोण को लिखना होगा तो कोण ए सी बी, यानी जिस कोण का मान लिखना होता है वो बीच में लिखते हैं। तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। अब देखिए कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश, तो यह कोण इसके बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए यह कोण इसके बराबर हो गया, यह कोण इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम दिखा सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी डैश के। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखाते हैं, यानी आधार आधार का अनुपात, लंब का अनुपात आपस में दिखाएंगे। तो चलिए जो कोण बराबर उसके सामने भुजा का अनुपात, तो यहाँ पे इसका लंबों का अनुपात, यानी यह कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा का अनुपात। तो चलिए इस भुजा को हम लेते हैं पहले ए डैश बी डैश, तो इसका लंब यह है तो इस त्रिभुज के लिए लंब ये होगा ए बी इज इक्वल टू, चलिए ए डैश बी डैश अपान ए बी, यानी लंब का अनुपात इक्वल टू हो जाएगा आधार का अनुपात। देखिए इस त्रिभुज की भुजा को पहले लिखना है, इसकी भुजा को पहले लिखें ए डैश सी अपान इसका आधार हो जाएगा ए सी। अब देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यानी यह प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको आई से लिखते हैं, और यह मुख्य अक्ष के नीचे है तो बताया गया है कि इस चिन्ह में नीचे नापी गई दूरियां निगेटिव होती हैं, इसलिए इसको माइनस आई लिखेंगे। और ए बी जो वस्तु की लंबाई होता है यह मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसको ओ पॉजिटिव दिखाएंगे। अब इसके बाद से ए डैश सी, ए डैश सी का मतलब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और बताया गया है कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, और इसके इधर है, इधर नापी गई दूरियां पॉजिटिव होता है तो भी पॉजिटिव। अब ए सी इसके बीच की दूरी है, यह लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से वस्तु की दूरी को हम लोग u कहते हैं, तो लेंस से वस्तु की दूरी u, और बताया गया इधर जो नापी गई दूरियां हैं वह पॉजिटिव होती हैं, निगेटिव होती हैं, इसलिए इसको माइनस u, इधर यह पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस आई अपान ओ इक्वल टू माइनस बी अपान यू, इससे कैंसिल हो गया तो आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। अब देखिए आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू, आई अपान ओ को हम इसके पहले जस्ट बताया गया है कि इसको यम कहते हैं, तो यम इज इक्वल टू आई अपान ओ, और यह आई अपान ओ बराबर होगा भी अपान यू के। तो इस तरह से यह फार्मूला हो गया एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। आप ये भी फार्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल लगाते समय। चलिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस की क्षमता क्या होती है? तो देखिए जो लेंस होगा इसकी क्षमता को हम ऐसे सिंपली देख सकते हैं कि जिस लेंस की क्षमता जितना ही अधिक होगी वह प्रकाश की किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि लेंस अगर मोटा है तो यह प्रकाश की किरणों को ज़्यादा मोड़ देगा, अगर पतला लेंस है तो यह जो प्रकाश की किरणें हैं इसको कम मोड़ेगा।
इस तरह से जो लेंस जितना ही मोटा होगा उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होगी, और जिस लेंस की क्षमता जितना ही अधिक होगी वह प्रकाश की किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस लेंस की क्षमता इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, क्योंकि देखिए हमको पता है कि फोकस से होके गुजरता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यह दूरी फोकस दूरी कहलाएगा। यहाँ पे फोकस दूरी ज्यादा है, फोकस दूरी ज्यादा इसलिए है यह लेंस पतला है। और अभी बताएं कि जो लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखेंगे, तो यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो उसकी क्षमता घटेगी, अगर फोकस दूरी कम होगा तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी फोकस दूरी कम है, जब फोकस दूरी कम है तो इसकी क्षमता अधिक होगी। तो ये फोकस दूरी कम क्यों है? क्योंकि यह लेंस मोटा है। अब देखिए यहाँ लेंस पतला होने के कारण यह प्रकाश की किरणों को कम मोड़ रहा है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, और जब फोकस दूरी अधिक होगी तो इसकी क्षमता कम होगी। तो हम इसको सिंपली कर लेंगे कि जो लेंस जितना ही मोटा होगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगी, और जो लेंस जितना ही पतला होगा उसकी क्षमता उतना ही कम होगी। चलिए लेंस की क्षमता की परिभाषा हम देंगे। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, और इस क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है P=1/f। तो P=1/f यह सूत्र हम कब यूज करेंगे? जब फोकस दूरी मीटर में होगा। तो जब फोकस दूरी मीटर में होगा तो P=1/f। अगर यही फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे P=100/f, लेकिन f सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर। तो यहाँ P है लेंस की क्षमता पावर, तो P हो जाएगा 100/f, यानी f सेंटीमीटर में, और इस क्षमता का मात्रक होता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। इसको हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, D होता है। यानी कि अगर लेंस की फोकस दूरी दिया है सेंटीमीटर में, तो 100 में हम भाग देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगा डायोप्टर में। तो इस तरह से लेंस की क्षमता हो गया P=100/f सेंटीमीटर में, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त। अब इसका उपयोग थोड़ा बहुत दिया है तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।